इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की और किस तरह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पोज करती है। तो हमने देखा कि डिफरेंट सेक्टर्स को इकोनॉमिक टर्म्स में कॉस्ट पे करनी पड़ रही है इस तरह के जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से। आज हम बात करें पॉपुलेशन की। पाकिस्तान दुनिया में 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है अगले 30 सालों में वो डबल हो जाएगी। मींस बाय 2015 पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 2050 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो वो 30 या 35 करोड़ को टच कर जाएगी। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख रहे हैं। तो अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो आप देख सकते हैं कि 1950 से ये स्टार्ट हो रहा है। इन बिलियंस ऑफ टर्म्स पॉपुलेशन जो डायरेक्टली लिंक है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुई है 1950 से 2030 तक। जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो पॉपुलेशन लिंक्ड है वो उसकी तादाद जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ी है और ये एक कांस्टेंट इसमें एक स्टीप राइज है। और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर लैंड की परसेंटेज के हिसाब से प्रोडक्टिविटी जो है वो वक्त के साथ जो है वो कम हुई है। यानी एग्रीकल्चर लैंड की कल्टीवेशन की जो की टर्म्स में अगर हम बात करें परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो वो कम हुई है। यहाँ पे आप देखें तो एग्रीकल्चर वैल्यू एडिड पर वर्कर जो है कांस्टेंट 2010 की टर्म्स में वो वैल्यू एडिड पर वर्कर जो है वो तकरीबन इस वक्त 1700 या 1800 डॉलर के करीब है। ये एनुअल फिगर्स में बात करें और फॉरेस्ट की टर्म्स में अगर हम बात करें ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ लैंड तो फॉरेस्ट कवर जो है वो कम हुआ है। अब प्रोडक्टिविटी पर लेबर जो है वो दुनिया में डिक्रीज कर रही है और फॉरेस्ट कवर जो है वो कम से कम हो रहा है। ये पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन की वजह से है, ये अर्बनाइजेशन के शिफ्टिंग पैटर्न्स की वजह से है, ये इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल जिनको फीड करना है उनकी वजह से है। इसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है और ये जो प्रॉब्लम है वो स्पेशली पाकिस्तान को इसका सामना है जहाँ पर हर साल मिलियंस ऑफ हेक्टर्स जो हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम्स लाइक सैलिनिटी की वजह से या सीम और थोर के मसले की वजह से जो है हर साल जो है वो डीपॉपुलेट हर साल जो वो या तो डीकल्टिवेट रह जाते हैं या फिर वो कल्टीवेशन के लिए फिजिबल ही नहीं रहते। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में अगर हम बात करें ग्लोबल लेवल के ऊपर बात करें पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन का एक क्लोज लिंक है 1950 से 2050 तक। 1950 में जो 3 बिलियन लोग थे वो 1950 में ये आपको नज़र आ रहा है कि ये अर्बन पॉपुलेशन है लेफ्ट के। 1950 में कितनी अर्बन पॉपुलेशन थी? ये थी तकरीबन को 1 बिलियन से थोड़ी सी ऊपर और 2000 में तकरीबन 2.5 बिलियन जो लोग थे वो सिटीज़ में रहते हैं। 2015 में तकरीबन जो वो 6 बिलियन के ऊपर लोग जो है वो शहरों में रह रहे होंगे। और इसको अगर आप देखें शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका जो शेयर है वो कॉन्स्टेंटली राइज हुआ है। अभी जो इसका शेयर है वो देख लें कि 7 बिलियन अभी जो है हम अगर बात करें 2020 में तो इसका शेयर जो है वो तकरीबन 5 बिलियन के अराउंड है। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ये तकरीबन कितना है 50% है अगर आप ये राइट के स्केल के ऊपर देखें। तो यहाँ पे जो शेयर है ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन राइट स्केल के ऊपर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे हम अगर इसको यहाँ पे देखें 2020 में हम जब बैठे हैं तो इसका जो शेयर है वो तकरीबन जो है वो 55% के अराउंड है। फिर फोरकास्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ 2010 से 2025 तक आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन्स हैं इसमें ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे या तो पॉपुलेशन डबल हो जाएगी 2010 से लेकर 2025 तक। अब इन रीजन में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से रीजन प्रोमिनेंट। इसमें साउथ एशिया का रीजन जो है वो प्रोमिनेंट है, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका का रीजन जो है ये अफ्रीका का रीजन प्रोमिनेंट है, ये साउथ एशिया का रीजन प्रोमिनेंट है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट के कुछ पार्ट्स जो प्रोमिनेंट है जहाँ पे पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपको नज़र आ रहा है जैसे ये रीजन है यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगी लेकिन डबल नहीं होगी। मीन्स जो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है या पॉपुलेशन का बढ़ना है वो या तो अफ्रीका में होगा या फिर एशिया में होगा।
नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, ये पाकिस्तान के स्टैट्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, नेशनल एंड प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो ग्रोथ के रेट्स हैं वो 1981 से 98 तक और 98 से 17 तक के आपको नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में पहले सेंसस था 1981 से 1998 तक, उस वक्त ग्रोथ का जो रेट था वो 2.7 था, और जो 1998 से 17 तक जो सेकंड टर्म थी उसमें 2.4 था, यानी इसमें डिक्रीज हुई है 3.3 परसेंटेज पॉइंट्स की। और पंजाब में जो है ये 2.6 से कम हुआ है 2.1 तक, सिंध में जो है 2.8 से कम होकर 2.4 तक, केपी में जो है 2.8 से 2.9 केपी में बढ़ा है, बलूचिस्तान में 2.5 से 3.4, बलूचिस्तान में एक लार्जर प्रोपोर्शन के साथ बढ़ा है, फाटा में 2.2 से 2.4 और इस्लामाबाद में 5.2 से 4.9। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल नेशनल लेवल पे ऊपर पंजाब में और सिंध में ये कम हुआ है। बाकी जो कि बलूचिस्तान या फाटा और इस्लामाबाद में ये जो ग्रोथ रेट्स हैं वो बड़े हैं, लेकिन इसको आपने इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि 2 से अबव अगर 2+ अगर ग्रोथ रेट हो तो वो स्टिल प्रॉब्लमेटिक है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि जो रिसोर्सेज की डेफिसिट को फेस कर रहा है, जहाँ पे डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मसला है, जहाँ पर कि मेजॉरिटी 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही हो, तो इस तरह के मुल्क के लिए हमेशा ये बात प्रॉब्लम कॉज करती है कि उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल हों जिनको फीड करना हो, जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी हो, जिनके लिए हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, जिनके लिए एजुकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना हो। मीन्स जितनी आपके पास प्रॉब्लम होगी, पॉपुलेशन होगी, इतना आपके मुल्क की सिक्योरिटी के लिए मसला होगा। क्योंकि सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने मिलिट्री टर्म्स में सिक्योरिटी को डिफाइन नहीं करना। एक सिक्योरिटी होती है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी में हेल्थ सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी में एजुकेशन वगैरह की सिक्योरिटी, ये सारे उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत हाई है इवन कंपेयर टू अदर मुस्लिम कंट्रीज। मसलन टर्की का पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.57, मलेशिया का 1.5, मराकश का 1.35, ईरान का 1.15, इंडोनेशिया 1.14, बांग्लादेश इंटरेस्टिंगली 1.08 और पाकिस्तान का जो है वो 2+ है, 2 से अबव है अभी भी पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है। अब इन कंपैरिजन आप देख सकते हैं अभी बलूचिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 6% चल रहा है और पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो बांग्लादेश के हाफ 3% के अराउंड चल रहा है। ये डिफरेंस यहाँ से आपको फील हो सकता है कि जब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज़्यादा हो और पॉपुलेशन आपकी 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो, लेकिन आप दुनिया की 40s में लार्जेस्ट इकॉनमी हो, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, बट उसको फीड करने के लिए इकनॉमिक टर्म्स में आप 40वें या 41वें नंबर पे हों तो प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा होती हैं। बांग्लादेश जो है 71 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद उन्होंने शायद इस बात को जल्दी समझ लिया, हम जल्दी नहीं समझ सके। बांग्लादेश में जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस इंडेक्स है वो 65% के करीब है। पाकिस्तान में कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस इंडेक्स बांग्लादेश के हाफ है, 35% के अराउंड। फूड सिक्योरिटी की टर्म्स में हम बात करते हैं। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। ये 1996 में जो वर्ल्ड फूड समिट हुआ उसमें ये डेफिनेशन दी गई। फूड की जो सिक्योरिटी है उसकी 4 डायमेंशन हैं। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी के फूड हो, दूसरा एक्सेस, अवेलेबिलिटी है कि फूड प्रेजेंट है, एक्सेस है कि वो आपकी रीच में है, स्टेबिलिटी मतलब कि वो जो फूड की आपको अवेलेबिलिटी है वो लॉन्गर टर्म्स में, सस्टेनेबल टर्म्स में अगर वो है तो दैट इज स्टेबिलिटी। फिर है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आपके पास अवेलेबिलिटी भी है, आपके पास एक्सेस भी है, लेकिन आप उसको एक बैलेंस्ड अंदाज में कंज्यूम भी कर सकें तो दैट इज यूटिलाइजेशन या यूटिलिटी। अ वर्ल्ड विदाउट हंगर इज वन इन विच मोस्ट पीपल आर एबल by themselves to obtain the food they need for an active and healthy lives। तो ये नहीं कि आपकी स्टेट को या आपकी गवर्नमेंट को इंटरवीन करके आपको वो फूड देना पड़े। आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप खुद वो फूड प्रोक्योर कर सकें, उसको कंज्यूम कर सकें। अगर आपका मुल्क या आपकी इनकम आपको इस काबिल बनाती है तो आप फूड के हिसाब से सिक्योर हैं, अदरवाइज आप इनसिक्योर हैं।
and where social safety nets ensure that those who lack resources still get enough to eat. ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है फूड सिक्योरिटी की टर्म्स में। ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2017 की रैंकिंग में पाकिस्तान को 119 में से 106 नंबर पे रखा गया और जो पाकिस्तान का स्कोर था वो 32.6 था और पाकिस्तान का जो फूड सिक्योरिटी में स्टेटस था वो था सीरियस स्टेटस, यानी कि सीरियस फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है पाकिस्तान। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2017 में पाकिस्तान का रैंक था 77th आउट ऑफ 113 कंट्रीज। यूएनडीपी के हम अगर बात करें, यूएन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है 188 में से 147 नंबर के ऊपर और पाकिस्तान का जो एचडी इंडिकेटर्स हैं हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर वगैरह वो इस रीजन के साउथ एशिया के बाकी तमाम कंट्रीज से लो हैं, सिर्फ एक कंट्री के सिवा, वो है अफगानिस्तान। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 37.5 मिलियन इन पाकिस्तान उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलती। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में 5th हाईएस्ट रेट ऑफ स्टंटिंग है इन द वर्ल्ड। हमसे पीछे सिर्फ सोमालिया होगा, हमसे पीछे सिर्फ इथियोपिया होगा, हमसे पीछे सिर्फ अफगानिस्तान होगा, विच इज़ 44%। पाकिस्तान में 44% जो है वो स्टंटिंग का रेट है। इसका मतलब ये है कि 25 मिलियन बच्चे, 2.5 करोड़ बच्चे जो है वो पाकिस्तान में उनको जो खुराक मिलती है वो उनकी मेंटल और फिजिकल और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की ग्रोथ के लिए सफिशेंट नहीं है, यानी वो माल न्यूट्रिशन का या अंडर नरिशमेंट का शिकार है। पाकिस्तान जो है वो फूड के हिसाब से सेल्फ सफिशेंट है इंटरेस्टिंगली, यानी इसका मतलब यह है कि हम फूड या इसका मतलब तो ये है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में और फूड की प्रोडक्टिविटी की टर्म्स में तो सफिशेंट हैं, लेकिन हम उसकी मैनेजमेंट में मसाइल का सामना हमें करना पड़ रहा है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन में मसाइल का सामना है। हमें फूड मौजूद है, अवेलेबिलिटी है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी में मसला है, स्टेबिलिटी में मसला है और यूटिलिटी में मसला है। वो जो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, 4 एलिमेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, उनमें से एक जो है वो पाकिस्तान में पहला अवेलेबिलिटी का एलिमेंट जो है वो है, बट बाकी 3 टर्म्स के ऊपर, बाकी तीनों कंडीशंस के ऊपर पाकिस्तान जो है वो ये 4 में से मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान फुलफिल उनको नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इस डायग्राम में, इस टेबल में, कि फूड अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान अगर एनुअल हिसाब से हम देखें तो पर कैपिटल के हिसाब से, एक बंदे के हिसाब से सीरियल्स जो हैं वो किलोग्राम की टर्म्स में आप बात करें 2009 में 158 किलोग्राम, 2013 में इनकी प्रेजेंस थी वो 160, यानी बड़ी है। पल्सिस जो है 2009-10 में 6.8 से लेकर 2014 में 6.5 तक, यानी ये कम हुई है अवेलेबिलिटी इनकी। शुगर 2010 में शुगर की अवेलेबिलिटी थी 26 किलोग्राम पर कैपिटा, ये बढ़ के 31 किलोग्राम, यानी इंक्रीज़ हुई है, अच्छी बात है। मिल्क जो है लीटर्स की यूनिट्स में 117 लीटर पर कैपिटा 2009 में अवेलेबल था और ये जो है वो देख लें 2013 में कम होके 100 लीटर पर कैपिटा रह गया। इसका मतलब है यहाँ से आप ये बात इन्फर कर सकते हैं कि हमारा जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो इम्पैक्ट हो रहा है। मीट की टर्म्स में हम बात करें तो पर कैपिटा 20 किलोग्राम से कम होके 20 किलोग्राम से बढ़ के जो है वो तकरीबन 21 किलोग्राम, यानी मीट जो है वो थोड़ा सा उसकी 1 किलोग्राम अवेलेबिलिटी बढ़ी है। एग्स की केस में आप बात करें तो एग्स भी 5.8 से 6 तक बढ़े हैं। एडिबल ऑयल 12.6 से 13 तक बढ़े, ये भी थोड़ा सा इंक्रीज है। कैलोरीज पर डे 2415 से बढ़ के जो है वो 2450 अवेलेबिलिटी की टर्म्स में कैलोरीज बढ़ी हैं। प्रोटीन पर डे 71 जो है ग्राम से बढ़ के जो है वो 72 ग्राम तक, तो कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी में अगर हम देखें तो बिगेस्ट जो है वो वाटर सोर्स इन पाकिस्तान वो क्या है, ग्लेशियर। वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस की वजह से जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। 70% ये हमें हमारे जो वाटर रिजर्व्स हैं वो इन्हीं ग्लेशियर से आता है। हमारा पानी 70% इन्हीं ग्लेशियर से आता है, जो कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न बेल्ट में जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से पानी हमारा आता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल पर हेड जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रही है। 1950s में ये 5000 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा थी, अभी जो है वो ये कम हो चुकी है 1000 क्यूबिक
पर कैपिटा से भी कम हो चुकी है। ये तकरीबन 81 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी है 70 सालों में। अगर ये इसी तरह से हम इसको ओवर एक्सप्लॉइट करते रहे तो बलूचिस्तान जो है वो अगले 30 से 40 सालों में रहने के काबिल नहीं रहेगा। कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ पाकिस्तान हम देख लेते हैं। इंडस्ट्री में हम तकरीबन 23% पानी लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो है वो 69% पानी लगा रहे हैं। डोमेस्टिक यूज़ 8% है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे और यहाँ पे आती है जहाँ पर हम वाटर प्राइसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो पानी तो हम यूज़ करते हैं लेकिन उसके ऊपर चार्जेस हम नहीं लेते। तो अब वाटर प्राइसिंग के एब्सेंस में वाटर का मिसयूज़ और वेस्टेज ज़्यादा होती है और उसका सस्टेनेबल और फ़ायदेमंद इस्तेमाल कम है। ट्यूबवेल्स की टर्म्स में अगर हम बात करूं तो ट्यूबवेल की ग्रोथ आप देख सकते हैं 1951 से लेकर 2003 तक इन 100,000 से भी ज़्यादा जो है वो ट्यूबवेल्स बढ़ चुके हैं। यानी अभी कितने तकरीबन 10 लाख के करीब ट्यूबवेल्स आपको 2003 में नज़र आ रहे हैं। अभी ट्यूबवेल्स की तादाद 2 मिलियन से ऊपर। अब ये इसमें 87% डीजल के ऊपर रन किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे से 13%। इंडस वाटर ट्रीटी भी जो है वो मसाइल का सामना कर रही है। मोदी की गवर्नमेंट का एजेंडा है, 2014 में मोदी ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को डिस्बैंड कर देंगे। और अगेन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन बाय एक्टिवली सपोर्टिंग वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स इन पाकिस्तान। ये इंडिया की पॉलिसी है कि पाकिस्तान में वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स को हमने सपोर्ट करना है और एम क्या है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। और ये अगेन इंडिया बलूचिस्तान में कर रहा है। यही काम इंडिया फाटा में करने की कोशिश कर रहा है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। डायल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पोजीशन ऑन कश्मीर बाय अटेम्प्टिंग टू स्क्रैप आर्टिकल 370। इंडिया ने ये काम कर दिया है कि पाकिस्तान का जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर उसको जो है वो डाइल्यूट किया जाए और आर्टिकल 370 और 35A को स्क्रैप करके इंडिया ये काम कर चुका है। और नेक्स्ट स्टेप इंडिया का क्या होगा, इंडस वाटर ट्रीटी को टर्मिनेट करना। उसके बाद जो है पाकिस्तान की जो वाटर सिक्योरिटी है वो लार्जली इफेक्ट होगी। अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला होगा। परहैप्स ये वाटर सिक्योरिटी का ही एलिमेंट था जिसकी वजह से जगुलर वेन कश्मीर को हम कहते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन आपके लिए ये है, डू यू बिलीव दैट रिसेंट स्मॉग प्रॉब्लम इन लाहौर इज एन इंडियन डिज़ाइन and it is a manifestation of Indian environmental terrorism against Pakistan? Suggest measures to curb the challenge of smog. What lessons can Pakistan learn from Beijing and New Delhi in this context? क्योंकि कुछ साल पहले तक इन दोनों शहरों को भी यही मसले का सामना था। Concept of security has undergone substantial change in modern times where realpolitik, bandwagoning and strategic alignments shift the strategic balance. But putting conventional threats aside, the world community is learning to respond collectively to modern modes of security threats. आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।